अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ पार्ट 3 डिस्कस किया जा रहा है मॉड्यूल 15 का। और माशाल्लाह काफ़िला चलते 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 इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स के ऊपर पहुंच गया है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है? इस पार्ट के अंदर इसके अंदर हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के मेथड को आगे जब लेके चलेंगे तो इसके अंदर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे नज़र आता है पूरे मॉड्यूल के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइफो और वेव को, ये वेव को, ठीक है, वेव को वो घर में ही मैंने एब्रीविएशन बना लिया ना, उसने लिखा तो मैंने वेव को पढ़ दिया इसको। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि उस पैराग्राफ के अंदर पूरे में क्या लिख रहा है। हमने अभी तक दो तरह की इन्वेंट्रीज का जिक्र किया था। एक तो हमने कहा जी इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल यूनिट, वो मैंने कहा था ना कुछ फर्नीचर जो कि डिज़ाइन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होगा, या एयर कूलर जो डिज़ाइन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होंगे, आइडेंटिफाई जो हो रहे होंगे, ठीक है, उसको आप कैसे होते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। जैसे दो कूलर पड़े हैं, दो एयर कूलर पड़े हैं डिफरेंट डिज़ाइन के, स्पेसिफिक कॉस्ट के एक डिज़ाइन का जो कूलर है उसका रेट अपना होगा और दूसरे डिज़ाइन के कूलर का रेट अपना होगा, ये स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा मेथड क्या है? इन्वेंट्री म्यूचुअली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। इसके इसके अंदर हमने एग्जांपल ली थी, घी की एग्जांपल ली थी कि देखिए जी, अगर 1 kg के मैं पैकेट रख लूँ घी के, तो म्यूचुअली इंटरचेंजेबल है ना, ये बात होगी, ठीक है। तो इस तरह के जो म्यूचुअली इंटरचेंज हो है, जैसे अगर प्लास्टिक टेबल है, सारे एक ही कलर के हैं, जैसे येलो कलर के प्लास्टिक टेबल देखे होंगे, फिर रेड कलर के देखे होंगे, तो वो म्यूचुअल इंटरचेंज हो गए सेम कलर वाले। तो उसका आपने कैसे करनी है इन्वेंट्री, उसके अपने करने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर और वेटेड एवरेज के ऊपर। ये म्यूचुअल इंटरचेंजेबल के दो मेथड ये हैं, और आइडेंटिफाइबल जो होती है इन्वेंट्री के मुख्तलिफ एक दूसरे से होती है, उसे स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड से लगाना। वो तो सिंपल है जी कि 5 कूलर अगर एक ही जैसे पड़े हैं तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, उसको स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेटेड एवरेज वाले में और फाइफो वाले को हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे सिलसिले को। प्रैक्टिस क्वेश्चन 15.6 कह रहा परचेजेस की है हमने कि एक 5 यूनिट खरीदे 4 रुपये के ऊपर, और 5 यूनिट खरीदे 5 रुपये के ऊपर, और 5 यूनिट फिर खरीदे 5.5 रुपये के ऊपर। क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 8 यूनिट। 15 यूनिट खरीदे तो क्या मतलब हुआ कि 7 यूनिट बिक गए और 8 यूनिट आपके पास पड़े हुए हैं। और कहता बताओ कि ये जो 8 यूनिट पड़े हुए हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में जब लिखना है इन 8 यूनिट की प्राइस कितनी लिखेंगे आप, सही है। इसकी ऐसे करनी है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी तो आपने सबसे नीचे वाले पोर्शन से स्टार्ट करना है। जैसे आखिर में आपके खरीदे थे 5 रुपये वाले, ये 5.5 रुपये वाले 5 यूनिट खरीदे थे आपने, ठीक है। तो आपने जो 8 यूनिट है, सबसे पहले 8 यूनिट को पहले आखिरी वाले जो खरीदे थे उसमें ढूंढना है। 5 यूनिट हो गए, ठीक है। हमने लिखा जी 5 यूनिट एट 5.5, इसको मल्टीप्लाई किया तो 27.50 आंसर आ गया। बाकी 8 यूनिट में से 3 यूनिट बचे, तो उसको जो इससे ऊपर वाले यूनिट जो है ये वाले, इसके अंदर आ जाए आप, इसके 3 यूनिट सिर उठाएं और उसको यहाँ पे लिखे 3 यूनिट एट 5, ये वाला 5 वाला ये वाला रेट जो, ठीक है जी, ये वाला। अच्छा जी, इन दोनों का 8 यूनिट थे हमारे पास, 5 और 3, 5 और 3 8, तो हमारे पास हमने इसको मल्टीप्लाई किया 27.5 आया, और 3 को 15 से किया तो 15 आया। टोटल इन्वेंट्री हमारी बन गई 42.50। जो 8 यूनिट हमने कहा कि हमारे पास पड़े हुए दुकान के अंदर, उसकी प्राइस है 42.50। अगर यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन मैं अगर करता हूँ वेटेड एवरेज के साथ, वेटेड एवरेज का तरीका क्या होगा? वेटेड एवरेज सिंपल आपको कहता है कि आप जितने भी यूनिट खरीदे हैं, आप उन यूनिट की प्राइस कैलकुलेट कर लो कितनी बनी। प्राइस कॉस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, प्राइस यूज़ नहीं करते। कितने की उसकी कॉस्ट क्या बनी, फिर उस कॉस्ट को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितने आपने खरीदे थे। ये कह रहा है जी, ये वाला फार्मूला आप देख लें, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री परचेज और नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, ठीक है। अब ये अगर आप ये इतना ही देखते हैं जितना कि मैं अभी आपको हाईलाइट करके अगर देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, अगर हम इतने पोर्शन में बात करते हैं तो अब जब डिवाइड करें तो आपके पास क्या यहाँ से आ जाएगा, आपको पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है।
खैर हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहले हमने ये खरीदे थे 5 यूनिट का, हमने 4 पे ख़रीदा तो हमने लिखे 5 यूनिट एट 4, प्लस कर दिया आगे 5 यूनिट एट 5 खरीदे, हमने ये लिख दिया। फिर हमने लिखा 5 यूनिट एट 5.5, फिर हमने ये लिख दिया और डिवाइड किसे कर दिए 5 + 5 + 5, 15 यूनिट हमने खरीदे और हमने लिख दिया कि हमारे 50 यूनिट टोटल है। हमने जब इस सारे को डिवाइड करके कॉस्ट को प्लस करके और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर क्या होगा हमारा, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी तो 8 यूनिट्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कहता है कि आपके पास जो 8 यूनिट पड़े हैं उसकी कॉस्ट जो है आप बुक ऑफ अकाउंट्स में लिख दो 38.67, 38.67। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है 42.50 लिख दो आप। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंस आ रहा है इनमें। ये जो भी कंपनी होती है वो जब अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करती है तो जब कंपनी बनाते हैं उसके अंदर ही वो लिख लेते हैं कि हमने जो अकाउंटिंग मेथड है इन्वेंट्री का वो क्या रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रखना है या हमने वेटेड एवरेज रखना है, वो उन्होंने डिसाइड किया होता है। सही हो गया जी। अच्छा, एक बात यहाँ से और कि जो फर्स्ट इन ये आपको वेटेड एवरेज में तो कोई इशू नहीं है कि टोटल जितनी भी इन्वेंट्री खरीदी है और उसकी जितनी भी कॉस्ट है डिवाइड कर दें और आप रिमेनिंग यूनिट के साथ जो बचे हुए हैं आपके पास पड़े हुए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल सोखा करके आपको बताऊं कि ये किस तरह काम करता है। फर्स्ट इन मीन्स कि आपकी दुकान है, आपने खरीदे आइटम आपकी दुकान के अंदर आ गए, अब जब बेचने की बारी आई, अच्छा फिर आपने फर्स्ट इन, जैसे आपने पहले 5 खरीदे, फिर आपने फिर 5 खरीदे, अब देखते खरीदे तो 5-5 करके। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है कि जो पहले यूनिट आए थे, फर्स्ट यूनिट 5 आए थे 4 पे वाले, पहले बेचने भी कहता वो है फर्स्ट आउट, बेचने की बारी आई तो पहले इनको बेचना, फिर कहता है जो बेचने की अगले 5 की बारी है तो फिर इधर से बेचना। ये नहीं करना कि आपके पास ये तीनों डिफरेंट रेट्स वाले पड़े तो आपने यहाँ से शुरू कर देना बेचना। इसी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर हमने यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया था। ठीक है, ढूंढना। सही हो गया जनाब, ये हमने मामला कर लिया है हल। अभी हम इसके अंदर देखते हैं कि कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड इन्वेंट्रीज। अब जब अभी तो हमने वैल्यू उनकी कैलकुलेट कर रहे थे, अभी कह रहे हैं जब बुक ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, मतलब सिस्टम जब उसके अंदर रिकॉर्ड करने की बात करें, कह रहे हैं इसके अंदर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 तरीकाकार हैं। 2 तरीकाकार में 2 मेथड्स राइज है। एक तो मेथड है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दूसरा है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अभी तक जितनी हम अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं उसके ऊपर हमने पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बेस पे अकाउंटिंग के अंदर क्रेडिट डेबिट वाली एंट्रीज की थी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अभी से हम स्टार्ट करने लगे और ये थोड़ा लॉजिकल भी है, आपको समझ भी आएगा, सोखा भी है, सोखे तो दोनों ही है। अच्छा फिर अच्छा मैं आज थोड़ा फिर बता दूँ, सोखा का वर्ड जो है पंजाबी का वर्ड है और इसका मतलब होता है ईजी। ठीक है, तो कुछ लोगों को सोखा का भी समझ नहीं आ रही तो वो मुझे पूछ रहे थे भाई सोखा क्या होता है, तो सोखा का मतलब ईजी। ठीक है जी, वो बस क्या है कि स्टडी पॉइंट है, समझो कि अपना स्लोगन बना लिया कि हमने सोखा करना, चीज़ों को ईजी करना है, तो इस वजह से सोखा हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पे बात करें हम, ये क्या होता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये कहता है कि आपका स्टोर है, स्टोर के अंदर जैसे ही आइटम इन होता है, मींस रिसीट होती है, रिसीव हुआ, आपने इशू किया और आपने बैलेंस फ़ौरन फाइंड कर लिया कि रिमेनिंग आइटम क्या पड़े हुए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर। जैसे कि 5 आइटम आज की डेट में रिसीव हुए और कल की डेट में उनमें से 3 आइटम इशू कर दिए और आपने कल की डेट में बैलेंस फाइंड करके रख लिए, 2 आइटम बाकी रख गए। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, मीन टाइम बेस्ड, तारीख के साथ साथ, डेट के साथ साथ अपन उसके लिखते जा रहे हैं। यह परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम ये होता है कि आपने बस इन्वेंट्री आ रही है, आप इशू करते जा रहे हैं और साल के एंड के ऊपर, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड के ऊपर आपने गिनती की, काउंटिंग की, बंदे भेजे, वो काउंटिंग करते रहे, 2-4-5 दिन एंट्री करते, काउंटिंग करते रहे और उसके बाद इस नतीजे में पहुंचा कि ये जी, ये ले जी, इतना बन गया, हमारे पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अभी हम एंट्रीज देखते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जब भी इन्वेंट्री परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज जब करते हैं तो उसको हमने परचेज को एसेट समझा जाता है जब तक वो यूज़ नहीं हो जाती।
अच्छा, जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, कोई आइटम खरीदते हैं, तो हम ज़ाहिर बैंक से पैसे देते हैं या कैश से पैसे देते हैं या क्रेडिटर से पैसे देते हैं, और उसको डेबिट कहाँ कर देते हैं, इन्वेंट्री परचेज अकाउंट। हमने पहले इन्वेंट्री परचेज अकाउंट नहीं देखा होगा, हमने पहले परचेज अकाउंट ही देखा था, सही है जी। फिर जब ऑन इशू और यूज सेल ऑफ इन्वेंट्री, जब हम इशू करते हैं या सेल करते हैं इन्वेंट्री, तो उस केस के अंदर हम कॉस्ट ऑफ कंजप्शन कर लेते हैं इसको, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये कॉस्ट ऑफ कंजप्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से एक अकाउंट होगा। अच्छा, इन्वेंट्री परचेज से क्रेडिट करेंगे, वही इन्वेंट्री जो हमने इन्वेंट्री और परचेज में डाली थी पहले, वो जब यूज़ होने लगी तो इन्वेंट्री परचेज से हम क्रेडिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डेबिट कर देंगे, सही हो गया जी। अभी इसके अंदर एडवांटेजेस ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ये है परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेज, और इसी के डिसएडवांटेज ये वाले हैं, सही है जी। इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि रॉकेट ऐसे बनता है, ठीक है। रॉकेट बनाना खैर मुझे भी नहीं आता, नहीं एक कहते हैं ना कि कोई मुश्किल चीज़ के लिए कहते हैं कि यार ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है कि आपको समझ नहीं आ रही, तो मुश्किल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं कि रॉकेट साइंस है। खैर ये बड़ा आसान था तो मैंने ये छोड़ दिए। पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम और फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम इस वजह से कहते हैं, पीरियडिक इस वजह से कहते हैं कि साल के एंड पे एक ही बार काउंट कर लेते हैं, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे एक बार। फिजिकल इस वजह से कहते हैं कि जाके काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया जाता है आइटम को। जैसे आपके पास स्टोर में पंखे पड़े हैं, एयर कूलर पड़े हैं, और ये आप जब साल के एंड में काउंटिंग करते हैं तो ऐसी गिनती करें, 1 कूलर 2 3 4 5, सर 10 कूलर पड़े हैं, ठीक है जी। फिर फैन 1 2 3 4 5, ये 50 फैन पड़े, ये इन्वेंट्री फिजिकल काउंटिंग है। Under the system, the value of inventory is determined at the end of reporting period through a physical count of inventory in warehouse or store। सही हो गया। इसके अंदर आपको ये जानी पहचानी लगेगी एंट्री पीरियडिक वाली, क्योंकि जैसे ही हम इसको खरीदते हैं चीज़ों को, हमने परचेज अकाउंट के अंदर डालते हैं, और परचेज अकाउंट हमारा क्या था, एक्सपेंस अकाउंट था, ये अपनी इन्वेंट्री देखी होगी। और जब हम इशू करते हैं फिर क्या करते हैं, हम याद होगा हम इन्वेंट्री की कोई एंट्री करते ही नहीं थे, सही है जी। और ये जो परचेज अकाउंट है, इसी को हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल के, यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता था, ओपनिंग इन्वेंट्री माने क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला, और हम यहाँ से रेवेन्यू निकाल रहे थे, सही हो गया जी। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो यहाँ पे आपको बताने लगा है वही जो चीज़ में अभी मैं ज़बानी आपको बता दी, कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते हैं उस वक्त क्या कर रहे होते हैं। याद होगा कि हम ओपनिंग इन्वेंट्री करते हैं ऐड परचेजेस के साथ, है ना। तो अभी अगर हम इसकी एंट्री देखें बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट करते हैं कि वहाँ से चीज़ निकले और जाए कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, ठीक है। फिर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री जो पड़ी होती है, ओपनिंग पहले से चली आ रही होती है, वो भी ज़्यादा इस साल कंज्यूम होगी थी, तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट को भी क्रेडिट किया और वो भी चीज़ चली गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे हमने कैलकुलेट कर ली थी, सही है। अब ये जो नीचे वाली एंट्री ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ तक क्या किया हमने तो यार सारा कुछ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डाल दिया, जो कुछ पड़ा था सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डाल दिया। लेकिन हमें जब हमने साल के एंड पे, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड के ऊपर काउंटिंग की, जाके बंदे भेजे अपने, जाओ यार काउंट करके आओ कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। जब उन्होंने काउंट किया तो हमारे पास कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री थी पड़ी हुई, तो हमने क्या किया, उतनी अमाउंट से, उतने रुपीज़ की इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो सारी डाल के बैठे हुए थे, हमने उतनी अमाउंट क्रेडिट की और क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर हमने डाल ली कि भाई इतनी की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो ये 2 एंट्री टोटल बनती है फिजिकल काउंट केस में या पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम के केस में। बाकी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप माशाल्लाह खुद समझ आ रहे हैं, आपने खुद ही पढ़ लेने, मुझे पता है। कह रहा है कि अगर अकाउंटिंग एंट्री फॉर अबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉसेज हो जाए, उस केस में क्या करते हैं। कहता है अगर परपेचुअल सिस्टम है, पहली बात तो ये लॉस 2 तरह के होते हैं, अबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब अबनॉर्मल लॉस के केस के अंदर अबनॉर्मल लॉस क्या होगा, जैसे आग लग गई, ठीक है जी, चोरी हो गई, सही है, तो ये अबनॉर्मल लॉसेज है, ठीक है। अब अबनॉर्मल लॉसेज अगर हो जाते हैं हमारे, तो हमने क्या करना है, इन्वेंट्री अकाउंट से उतनी की अमाउंट निकाल के अबनॉर्मल लॉस के अंदर डाल देनी है। ये परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है। और पीरियडिक वाला भी ये कहता है, परचेज अकाउंट से हमने उतनी अमाउंट निकाल के तो अबनॉर्मल लॉस के अंदर डाल देते हैं। अगर हो जाए नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस में क्या कहता है, इन्वेंट्री अकाउंट से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डाल देते हैं अमाउंट। नॉर्मल लॉस वो होता है कि आप जैसे फ़र्ज़ करें कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर आपका कोई लॉस हो गया है, तो आपने वो ये नहीं करना कि वो उसको अलहदा कर दो, नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस का हिस्सा है, तो आपने उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही डालना है। समझ लगी जी। अच्छा, ये परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है। पीरियडिक सिस्टम कहता है कि कोई चीज़ अगर ऑपरेशन के दौरान ख़राब हो जाती है तो कोई बात नहीं,
जाने दो, खैर ऐसे ही चलता है, ठीक है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते हम। अब नॉर्मल लॉस आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस वेयर एज नॉर्मल लॉसेज आर जनरली एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये आप खुद ही समझ गए होंगे कि अब नॉर्मल लॉस को इंश्योरेंस के ज़रिए कवर भी कर लिया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। क्या है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 400 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से खरीदे हमने। परचेज़ इतनी 1000 यूनिट 5 पे खरीदी, सेल्स इतनी, परचेज़ ये सारे आप देख लें, ये डेट्स हैं जनवरी की 1 2 3 4 5 6 7 तक। 7 जनवरी तक हमने सेल परचेज़ करते रहे। ओपनिंग बैलेंस ये वाला हमने देखा कह रहा है इंटर दी अबव ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर पीरियडिक एंड परपेचुअल सिस्टम अकाउंटिंग, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अंडर पीरियडिक एंड परपेचुअल सिस्टम यूजिंग FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड्स। तो जनाब पहली काम करने वाला तो ये है, हम बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री क्या करें, हमें बताओ जी क्या करें एंट्री। हमारे पास पहले वैल्यू होगी तो हम उसके अंदर एंट्री करेंगे ना, तो हमें करना ये पड़ेगा। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को ना यहाँ से पकड़ते हैं पकड़ने मतलब यहाँ पहले ए पार्ट करते हैं, ठीक है, ये जी ए पार्ट हाईलाइट हो रहा है आपके सामने। कह रहा जी पहले एंट्री करके दिखाओ, ये जितने भी हैं इनको एंट्री करके दिखाओ पीरियडिक और परपेचुअल सिस्टम के अंदर। अभी वो एंट्री जो हमने की थी ना वो हमें याद होनी चाहिए। आप ना इसकी बस 2 एंट्री हम करते हैं और हमें समझ लग जाएगी, ठीक है। ये परचेज़ हमने 1000 यूनिट किए, ठीक है। जब परचेज़ 1000 यूनिट हम करते थे तो हमने कैश से, बैंक से या क्रेडिटर बना के तो हमने परचेज़ अकाउंट के अंदर डाल देते थे, ठीक है, उसकी प्राइस। जब सेल करते थे तो सेल के अमाउंट कैश अकाउंट में चली जाती थी हमारी। सही हो गया जी। अभी आ जाए आप ज़रा इधर नीचे, ये यहाँ पे। अच्छा, पहली एंट्री क्या थी हमारी, हमने 1000 यूनिट 5 रुपये पे ख़रीदे तो 5000 रुपये बन गए। तो आप कैश से आपने पेमेंट की, ठीक है, और परचेज़ में आपने 5000 डाल दिए। जब हमने सेल किए थे तो आपने सेल कितने पे किए थे वो भी आप देख लें एक बार, ठीक है। ये आपने 700 यूनिट सेल किए और 12 रुपये के ऊपर 12 रुपये के, तो ये 12 मल्टीप्लाई 7 84 बन गए, 8400। आपने 8400 की जब सेल की तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करके तो आपने कैश के अंदर डेबिट कर दी। इसी तरह ही बाकी की एंट्री है, परचेज कैश, परचेज कैश, परचेज कैश, 3 बार एंट्रियाँ ये हो जाएंगी। अभी आप राइट साइड वाला पोर्शन फिलहाल नहीं देखें, परेशान ना हो, बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी आप आ जाएं यहाँ पे, इस लाइन से नीचे वाला मामला जो था। अभी आपने ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने निकालनी है, सारी एंट्रीज करनी है ना। आपने परचेज की और सेल की एंट्रीज यहाँ तक कर ली तीनों। आपको ना ओपनिंग स्टॉक ऊपर दिया हुआ आपने, वो आपको दिखा देता हूँ, एक बार दिखा रहा। ओपनिंग स्टॉक की जितनी भी अमाउंट बनी थी आपने क्रेडिट करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। फिर परचेजेज जितनी भी आपने की थी, परचेज कितने यूनिट की थे 3000, वो 1000 करके वो दिखा देता हूँ आपको। उसको जो भी प्राइस थी सबको मल्टीप्लाई करके तो जो प्राइस बनी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दी। अभी आपने क्लोजिंग स्टॉक के जितने यूनिट बनते थे आपने उसका रेट निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स से उसे उतनी अमाउंट आपने क्रेडिट कर दी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो प्राइस लिखी नहीं हुई वो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। अभी इधर ऊपर आए कि ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं और कितनी परचेजेस की थी और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्या बचा था। ये अभी आप ये वाली कैलकुलेशन देखें। ओपनिंग स्टॉक जनाब उसने दिया है मुझे 400 यूनिट, ठीक है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये 400 यूनिट, तो 1600 रुपये बन गए इसके। आपको 1600 रुपये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र किए, नीचे देख लीजिएगा। परचेजेस कितनी की थी, कैसे 1000 यूनिट पहले, फिर 1200 यूनिट और फिर 800 यूनिट, ठीक है, और 3000 यूनिट आपने परचेज़ किए थे। इसकी प्राइस जो भी बनी थी आपने क्या करनी है, 6 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 रुपये के साथ मल्टीप्लाई, इंडिविजुअल 800 को, फिर 1200 को, फिर करके जो भी प्राइस बनेगी आपने परचेज अकाउंट उतने से क्रेडिट कर देना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। सही हो गया। और क्लोजिंग एंट्री हमारे पास 1200 यूनिट की है। 1200 यूनिट आपने वेटेड एवरेज से निकालने हैं, FIFO से निकालने हैं, वही वाला तरीका कि हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1200 यूनिट जैसे है, पहले 800 यूनिट इसमें 7 से मल्टीप्लाई 5600 ये बन जाएंगे, और 400 यूनिट हमने उठाने इसके, 400 इसमें निकाले, 600 के 24, 56 और 24 8000 बनने, ठीक हो गया जी। तो अभी आप देखें ज़रा इधर आ जाए। ओपनिंग स्टॉक कितना था जनाब, 1600 में बताया था आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डाल दी 1600 रुपये। परचेजेस हमने कितनी की थी वो सारी मल्टीप्लाई करके कितनी बनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डाल दी। क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट मिसिंग थी वो 8000 बनती है,
ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से उतनी 8,000 की निकाल के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम डाल दी। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो अमाउंट बची ना, वो आपको कैसे पता चलेगा? 7,800 प्लस 1,600 माइनस 8,000 निकाल दी, बाकी बन गया 11,400 रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो हमने इनिशियल वीडियोस थी प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर हमने वो कैलकुलेट की थी। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी आपने क्रेडिट करके डेबिट साइड में इनकम स्टेटमेंट के अंदर डाल देनी है, और ये हमारा एक्सपेंस होगा। इसी तरह सेल से आपने जो प्राइस होनी है, सेल अकाउंट को डेबिट करके इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे, और ये हमारी सेल और ये हमारी परचेज। ठीक हो गया। अभी आ जाएंगे परपेचुअल सिस्टम के ऊपर। क्या परपेचुअल सिस्टम क्या कहता है? हम जब इसके अंदर इन्वेंट्री खरीद रहे थे तो हम कैसे क्रेडिट करते थे, और हमने इन्वेंट्री परचेज अकाउंट बनाते थे, और जब सेल करते थे सेल में हम करके सेल, देखिए ये वही वाली रेट चल रहे हैं जो इधर वाले, ठीक है, रेट वही चल रहे हैं, जस्ट एंट्रीज का फर्क है जो कि आपको याद करनी है ऊपर कि कौन कौन सी एंट्री पीरियडिक सिस्टम के अंदर है, कौन सी परपेचुअल सिस्टम के अंदर है। आपने जब 8400 को कैश में इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसके अंदर एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है कि इन्वेंट्री परचेज से उतनी ही प्राइस जितनी की इन्वेंट्री हमने खरीदी है वो प्राइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। सही है। इसके अंदर तो सारी ही कॉस्ट ऑफ गुड, सारी ही परचेज उसमें डालते थे ना परचेज अकाउंट में, और उतनी ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाती थी। लेकिन यहाँ पे जितनी परचेज़ की उतनी अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में साथ ही डाल दी। सही है। अभी फिर कैश और वो फिर परचेज वाली एंट्री, 3 बार एंट्रियाँ आ गई, जैसे इधर की और ऐसे ही इधर की, डिफरेंट जो इसका एंट्रीज है उसकी बेस के ऊपर। अभी हमारे पास क्या बना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ सोल्ड, इसको 3,000 को जमा करें, इसको फिर इसको जमा करें, और ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है सारी अमाउंट को 11,400 बनेगी, और आपने ट्रांसफर इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इसी तरह सेल की जो प्राइस थी 6,000, ऊपर इस तरह जमा करते जाएं और इसको डाल दें सारे को सेल के अंदर। ठीक है, ये होगी एंट्रीज आपने देख ली। ये है उसके अंदर जर्नल की एंट्रीज। ठीक है, जर्नल के अंदर हम ऐसी एंट्रीज करते हैं। अभी ये एंट्री हमने लेजर में भी तो करनी है। ठीक है, तो लेजर के अंदर हम कैसे एंट्री करते हैं? 3 परचेजेज की तो हमने जनाब सारे पैसे इसके अंदर डाल दिए परचेज के अंदर। पीरियडिक सिस्टम यही था ना, सही है। और परपेचुअल सिस्टम के अंदर हमने जितनी इन्वेंट्री परचेज करते थे और जितना भी हम खरीदते थे, हमने पहले तो ओपनिंग बैलेंस इसमें दिया 1,600 रुपये, फिर हमने इस तरह डाले इसके अंदर अमाउंट 3 परचेजेस की, और हमने इसको ऐड टोटल कर लिया। ये टोटल करने के बाद जिस तरह हमने सेल की, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने इधर से उठा के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र भी करते रहे। एक 10 को हमने सेल की, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 20 को की, 30 को डाल देंगे। बाकी ये 19,400 पकड़ के ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, 8,000 कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, 19,400 बन गया। ठीक हो गया जी। इसके अंदर ऊपर से जो अमाउंट आ रही थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट ऐसा बन गया हमारा, ये इधर एंट्रीज आ गई जो हमने ऊपर से इन्वेंट्री वाले अकाउंट से यहाँ लेके आए। ये जो अमाउंट यहाँ पे बची हमारे पास, हमने वो सारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर भेज दी, और सेल अकाउंट वाली सारी जो वहाँ से हमारी आ रही सेल से, हमने सेल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर डाली सारी एंट्री, और जो फाइनल हुआ हमारा कैरी बैलेंस वो हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर भेज दिया। सही हो गया। सेम इसको देख लें परचेज अकाउंट को, जिस हम परचेज अकाउंट बनाते थे उसमें जो भी प्राइस आई फाइनल होके हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दी परचेज वाली। सेल की हमने सेल जितनी भी की वो सारी लिख के, तो हमारी ये वाली ये भी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अगेंस्ट भेज दी। सही है, जो हमारा रेवेन्यू था। फिर हमने स्टॉक जो हमारा बचा, स्टॉक में हमें उसने कहा था कि ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने अभी देखी, जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई, हमने फिर बाकी का जो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था 1,600 का बना हमने, और हमने वो डाल दिया बाकी का 8,000, ये वाला जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर भेज देंगे। सही हो गया जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसी तरह हम कैलकुलेट कर लें, ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बना के ऊपर से जितनी है वो सारी एंट्रीज इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। जहाँ जहाँ कॉस्ट गुड्स सोल्ड लिखा है इसके अंदर आ गई, कैश वाले से यहाँ से आ गई। ठीक है जी। और आखिरकार ओपनिंग स्टॉक हमने 1,600 का यहाँ से आया एड। ये मतलब ये वाला जो अकाउंट है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इतना जो आपको अकाउंट नजर है, इसको आम हम ऐसे करते आ रहे हैं, ऐसे। ठीक हो गया जी, आपको करके दिखा दिया।
तो यहाँ तक हमने ये देख लिया है कि कैसे हमने लेजर के अंदर, जनरल के अंदर ये वाली एंट्रीज करनी है, परपेचुअल सिस्टम के अंदर और परेडिक सिस्टम के अंदर पहले भी देखते आए थे, अभी उसके अंदर हमने दिखा दी। चलिए इंशाल्लाह पार्ट 4 के अंदर मुलाकात होती है और इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।